हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ प्राचीन भारत की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका चैप्टर नंबर 32 और 33। ठीक फ्रेंड्स, और इन दो चैप्टरों के साथ ही हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। एंसेंट हिस्ट्री जो कि रामशरण शर्मा की बुक से कराई है मैंने। ठीक फ्रेंड्स, तो आप इससे पहले के पार्ट अगर किसी ने ना देखा हो तो जाके देख ले। आज हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद जो हमारी बुक बच जाएगी वो थी आधुनिक भारत का इतिहास। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, जो आधुनिक भारत का इतिहास है विपिन चंद्रा की बुक से मैंने वो बुक भी स्टार्ट कर दी है। उसका एक चैप्टर हो गया ऑलरेडी और प्लेलिस्ट भी बना दी गई है उसकी। अगर किसी ने ना देखा हो तो जाके देख ले। ठीक फ्रेंड्स, उसके दो पार्टों में पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और आज ये हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। प्राचीन काल में सामाजिक बदलाव और सिलसिला, ये सब मैं ऑलरेडी आपको पहले करा चुका हूँ आने वाले पिछले चैप्टरों में। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ हम सिर्फ झलक देखेंगे मोटी मोटी। चाहता तो मैं ये चैप्टर आपको स्किप भी करवा सकता था, लेकिन नहीं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह है जो पीछे के कुछ चैप्टरों में नहीं पढ़ाया मैंने, वो रह गया होगा। ठीक फ्रेंड्स, वो यहाँ कवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम कि क्या कुछ चल रहा था उस टाइम। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे जनजातीय और पशुचारी व्यवस्था। ठीक फ्रेंड्स, जनजातीय और पशुचारी व्यवस्था, वैसे कि ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं जब मैंने ऋग्वेदिक काल वगैरह पढ़ाया था। तो ठीक फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। ऋग्वेदिक काल में समाज के इतिहास के लिए हमें लिखित स्रोत मिलने लगते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ऋग्वेदिक काल से जो हमारे समाज की जानकारी वगैरह के लिखित स्रोत मिलने लगते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं ऋग्वेदिक समाज में प्रधानता। ठीक फ्रेंड्स, ऋग्वेदिक समाज प्रधानता या प्रधानत पशुचारक था। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन बना है कि ऋग्वेदिक समाज कैसा था, तो पशुचारक था। ठीक फ्रेंड्स, लोग अर्ध या यावर यानी कि लगभग खानाबदोश थे इस टाइम ऋग्वेदिक काल में। आगे देखते हैं ऋग्वेदिक काल में गौ, वृषभ, असभ के बार बार उल्लेख आया। ये सब मैंने आपको लिखवाया कितनी बार किसका उल्लेख आया ऋग्वेदिक काल में। गाय का, बैल का और घोड़े का बार बार उल्लेख आया। ये जब मैंने आपको पढ़ाया था डिटेल में तो वहाँ मैंने सबका बताया था किसका कितनी बार उल्लेख आया। ठीक फ्रेंड्स, गाय बैल और धन दोनों लोग, गाय बैल और धन दोनों समान आर्थक माने जाते थे। ठीक फ्रेंड्स, और गोमत का अर्थ धनवान होता था। ठीक फ्रेंड्स, गाय बैल दोनों समान धन के समान समानार्थक माने जाते थे और गोमत का अर्थ होता था धनवान। ठीक फ्रेंड्स, गाय बैल के लिए लड़ाइयाँ भी होती थी और गायों की रक्षा करना राजा का प्रमुख धर्म था। इसलिए राजा गो या गोपति कहलाता था। ठीक फ्रेंड्स, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। परिवार में गाय का स्थान इतना महत्वपूर्ण था कि बेटी, ठीक फ्रेंड्स, बेटी को दुहित्र अर्थात दुहने वाली कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ऋग्वेदिक काल में गाय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था और परिवार का अंग समझा जाता था और बेटी को दुहित्र अर्थात धोने वाली समझा जाता था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। वैदिक वैदिक आर्यों को गाय इतनी घनिष्ठ थी। ठीक फ्रेंड्स, वैदिक आर्यों को गाय इतनी प्यारी थी या घनिष्ठ कह लो या उसका संबंध कह लो, वैदिक आर्यों का गाय से इतना घनिष्ठ संबंध कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक फ्रेंड्स, वैदिक आर्यों में गाय इतनी घनिष्ठ थी कि जब उन्होंने भारत में पहली बार भैंस को देखा था तो वे उसे गोवल अर्थात गाय जैसी बालों वाली कहने लगे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ आर्यों के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने जब पहली बार इंडिया के अंदर भैंस को देखा था ना तो उसका कंपेयर गाय से कर दिया था। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे। आगे चलते हैं। गाय और वृषभ की चर्चा की तुलना में कृषि की चर्चा ऋग्वेद में कम है। ठीक फ्रेंड्स, मैं पहले ही आपको ये सब पढ़ा चुका हूँ कि गाय बैल वगैरह की चर्चा तो बहुत मिलती है ऋग्वेद में, लेकिन कृषि की चर्चा बहुत ही कम मिलती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और मैंने ये भी पढ़ाया था कि जो ऋग्वेदिक काल वगैरह में था तो वहाँ पर ज़्यादातर लूट मार युद्ध वगैरह होते थे गाय वगैरह के लिए, और लूटों से जो भी इनको संपत्ति हाथ लगती थी या सोना चांदी तो वो राजा को नजराना चढ़ाते थे और उस नजराना को बलि कहते थे। ठीक फ्रेंड्स, तो वही बात बताई गई है। राजा को दिया जाने वाला यह नजराना बलि या चढ़ावा कहलाता था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बलि को ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है मिलान करने के लिए। तो ये पशुओं की बलि नहीं थी, बलि का मतलब होता है चढ़ावा, यानी कि नजराना पेश करते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। कबीले कबीले के सामान्य लोग जो हिस्सा पाते थे। ठीक फ्रेंड्स, कबीले के जो सामान्य लोग हिस्सा पाते थे वह अंश या भाग कहलाता था। मैंने अभी बताया ना ऊपर कि जैसे जो लूटपाट से जो भी संपत्ति हाथ में लगती होगी तो जो कबीले के लोगों को जो हिस्सा मिलता हुआ उसमें से तो उस भाग को अंश या भाग कहलाते थे। ठीक है, जो कबीले के सामान्य लोग जो हिस्सा पाते थे उस लूट का हिस्से को ये अंश या भाग कहलाता था। आगे देखते हैं।
यद्यपि शिल्पी किसान पुरोहित और योद्धा ऋग्वेद के पुराने भागों में भी मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक समाज में सेवक वर्ग के रूप में शूद्र का अस्तित्व नहीं था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में ये शूद्र वगैरह नहीं थे, मतलब ये दास के रूप में ऋग्वैदिक काल में शूद्र का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब आगे देखेंगे कृषि और उच्च वर्गों का उद्भव। ठीक है, यहाँ मैं मोटा मोटा ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आप देखते रहिए वीडियो, कुछ ना कुछ आपके हाथ में आपके नॉलेज के लायक है इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टर में, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ। चाहता तो मैं आपको स्किप भी करा सकता था ये चैप्टर। ठीक है, लेकिन और चैप्टरों की तरह मैं इसमें भी एकदम डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए। जब आप देखेंगे कृषि का उद्भव, जब वैदिक, एक सेकेंड, ये चीटी क्या कर रही है। ठीक है, जब वैदिक जन अफगानिस्तान और पंजाब से उत्तर प्रदेश की ओर बढ़े। ठीक है, जब ये वैदिक जन आर्य लोग वगैरह होंगे पाकिस्तान और पंजाब के से आगे बढ़ने लगे होंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की ओर बढ़े, तब अधिकतर कृषक हो गए थे। ठीक है, मतलब ये कृषि वगैरह तो पहले ही जानते होंगे, लेकिन जब ये और जो इधर गंगा का मैदान है उत्तर प्रदेश का, जो ये गंगा वगैरह का मैदान इलाका पड़ता है, ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है और यहाँ आकर ये बहुत ही अच्छे कृषक बन गए होंगे। ठीक है, अधिकतर कृषक हो गए थे, मतलब कृषि वगैरह तो ये पहले भी करते होंगे, लेकिन इधर आकर बहुत ही अच्छे किस्म के किसान या कृषक हो गए होंगे, फार्मर टाइप। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में किसान शासकों और योद्धाओं को नजराना देते थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में किसान शासकों को और योद्धाओं को नजराना देते थे, जो कि मैं पीछे बता चुका हूँ। फिर उसे इस नजराने का हिस्सा पुरोहित को मिलता था। फिर उनसे इस नजराने का हिस्सा पुरोहितों को मिलता था। आगे देखते हैं। वैदिक समुदायों में ना तो कर प्रणाली स्थापित हुई थी और ना ही वैतनिक व्यवस्था। ठीक है, वैदिक काल की बात बताई जा रही है कि वैदिक काल में कोई कर वगैरह नहीं लगता होगा, क्योंकि बस जो भी लेना देना होता होगा वो नजराना या बलि के भेंट में होता होगा। ठीक है, जो भी, और ना ही कोई वेतन वगैरह की प्रणाली यहाँ स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ना ही वैतनिक सैन्य व्यवस्था थी। कब ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, आगे चलते हैं। पशुचारक समाज जन सेवा के बदले बाद में कृषक समाज की किसान सेना खड़ी हो गई। ठीक है, पशुचारक समाज की सेना के बदले कृषक समाज की सेना खड़ी हो गई। विश अर्थात जनजातीय किसान वर्ग ही सेना या सशस्त्र दल में काम करता था। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि पशुचारक समाज की जनसेना के बदले किसानों की, जो किसान वर्ग के समाज के जो किसान वगैरह थे, इन्होंने सेना बना ली होगी। ठीक है, वे अर्थात जनजातीय किसान वर्ग ही सेना या सशस्त्र दल में काम करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में किसान वर्ग बल अर्थात सैन्य शक्ति कहलाने लगा। ठीक है, क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से कि उत्तर वैदिक काल में कौन सैन्य वर्ग शक्ति या बल कहलाने लग गया था, तो किसान थे। ठीक है, आगे याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। धनुष, तर्कस और ढाल लिए क्षत्रिय सेनापति अगुआ बनते थे और लाठी लिए 20 सिपाही। ठीक है, यहाँ बताया कि धनुष तर्कस, जो धनुष तीर कमान वगैरह होता है, और तलवार लिए आगे रहते थे क्षत्रिय सेनापति। ठीक है, और इनके पीछे रहते थे ये लाठी लिए हुए किसान। ठीक है, ये 20 सिपाही अभी ऊपर बताया ना, ये 20 किसान वर्ग होते थे। ठीक है, जो अभी ऊपर बताया, ये 20 किसानों को कहा जाता है। जनजातीय किसान थे जो सशस्त्र सेना बदलों में काम करते थे। तो मतलब धनुष बाण या तलवार लिए आगे रहते होंगे सेना में क्षत्रिय, और इनके पीछे लाठी वगैरह लेके चलते होंगे ये सिपाही के रूप में कौन, किसान, जिनको 20 कहा जाता था। अब आगे देखेंगे उत्पादन और शासन का वर्णमूलक व्यवस्था। ठीक है, चलिए देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आकार अपेक्षाकृत सामंतश्रित वैदिक समाज पूर्णतः कृषि आधारित। ठीक है, 6ठी शताब्दी की बात हो रही है कि यहाँ पर 6ठी शताब्दी में आकार अपेक्षाकृत सामंतश्रित वैदिक समाज पूर्णतः कृषि आधारित। आगे देखते हैं। कृषि आधारित और वर्ग विभाजन समाज बन गया था। ठीक है, यहाँ पर कृषि हो गया होगा, कृषि वर्ग बन गया होगा समाज। 6ठी शताब्दी में बात बताई जा रही है, और विभाजित हो गया था समाज में। ठीक है, और वर्ग विभाजन हो गया था समाज का। आगे चलते हैं। यद्यपि 600 ईसा पूर्व मध्य गंगा के मैदान में प्राग वैदिक युग के वासी खेती की अच्छी तरह परिचित थे। जो भी मैंने बताया, जो ये आए थे ना उत्तर मध्य गंगा के मैदानों में, तो ये अच्छी तरह खेती करने लग गए होंगे और अच्छी तरह इस इलाके से और खेती बाड़ी से परिचित हो गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 500 ईसा पूर्व यहाँ असंख्य गांव और नगर बसे
दिखाई देने लग गए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, कहाँ की बात हो रही है? उत्तर मध्य गंगा के मैदानों की 500 ईसा पूर्व यहाँ पर असंख्य गांव मतलब अनेकों गांव और नगर बसे दिखाई देने लगे। बड़े बड़े जनपद राज्य उदित हुए और इसके परिणाम स्वरूप मगध राज्य का गठन हुआ। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे क्योंकि ये सब पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं डिटेल में। तो वही बात बताई जा रही है कि 500 ईसा पूर्व जब कृषि करने लोग यहाँ बसने लगे तो उन्होंने गांव बसा लिए, फिर नगर दिखाई देने लगे होंगे। ठीक फ्रेंड्स, और फिर बड़े बड़े जनपद मिलकर मगध राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। वैदिक साहित्य में मजदूर के लिए कोई शब्द नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, वैदिक साहित्य में मजदूर यानी कि वेज ओनर के लिए कोई शब्द नहीं है, किंतु बुद्ध के युग में आकर खेती का काम दासों और मजदूरों से कराया जाना आम बात हो गई थी। कौटिल्य की पुस्तक, ठीक फ्रेंड्स, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में पता चलता है कि मौर्य काल में दास और मजदूर बड़े बड़े राजकीय कृषि क्षेत्रों में काम करते थे। ठीक फ्रेंड्स, कौन बात बताता है? ये कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उससे हमें ज्ञान मिलता है कि मौर्य काल में बड़े बड़े मजदूर वर्ग राजकीय कृषि क्षेत्र में काम करते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ऊपर बात बताई गई कि बुद्ध युग में आकर खेती का काम दासों और मजदूरों से कराया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं यहाँ से कुछ स्मृतिकार होने। ठीक फ्रेंड्स, कुछ स्मृतिकार वगैरह होंगे उस टाइम के, तो उन्होंने द्विजो माने होता है पंडित वगैरह को बोल दिया जाता है द्विज। ठीक है, द्विजों को नागरिक और अशूद्रों को जो सबसे नीची जात के थे ना उनको अनागरिक की संज्ञा दी है। ठीक फ्रेंड्स, मतलब जो द्विज ब्राह्मण वगैरह होंगे ऊंची जात के तो उनको तो नागरिक का है, और जो शूद्र वगैरह जो नीची जात के थे ना, जो ये जूता चप्पल काटते थे, पशुओं की खाल वगैरह उतारते थे, जिनको भंगी या कुछ हरिजन वगैरह बोल दिया जाता था उस टाइम, तो उनको अनागरिक की संज्ञा दी है। ठीक फ्रेंड्स, अगर आज के टाइम की बात करूँ, जो आज के टाइम में मान लो कोई इतिहासकार है वो मतलब जो ऊंची कास्ट के हैं तो उनको तो कह देता होगा कि भाई तुम हमारे देश के नागरिक हो, तुम हमारे राज्य के नागरिक हो, तुम्हारा डोमिसाइल बन सकता है, और तुम इन शूद्रों के लिए कहता होगा कि तुम भाई नीची कास्ट के हो, तुम हमारे नागरिक नहीं हो, हमारे देश के नागरिक नहीं हो, और तुम डोमिसाइल के लिए अभी अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा कुछ बात हुई होगी। ठीक फ्रेंड्स, जो मैंने आज करंट से रिलेट करके बता दी है। आगे देखते हैं ब्राह्मणों। यहाँ से देखिए, ब्राह्मणों के लिए हल जोतना निषिद्ध हो गया। शारीरिक परिश्रम इतना तुच्छ माना जाने लगा कि उन लोगों से भी घृणा की जाने लगी जो हाथ से शिल्प कर्म करते थे, और इस प्रकार कुछ श्रमजीवी तो अछूत तक बना दिए गए। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ये बात बताई जा रही है, जैसे ऊपर मैंने बताया ना कि उच्च वर्णों को या ब्राह्मणों को इनको नागरिक बता दिया गया था, और यहाँ ये बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों के लिए हल जोतना इतना निषिद्ध हो गया था। फ्रेंड्स, ये ब्राह्मण लोग ये समझते थे कि अगर हम हल वगैरह जोतेंगे या खेतों में हल चलाएंगे तो शारीरिक परिश्रम इतना तुच्छ माना जाने लगा कि हम अपने शरीर से कोई भी काम लेंगे या खुद काम करेंगे तो उसको तुच्छ माना जाने लगा था, और उन लोगों से घृणा की जाने लगी थी। ठीक फ्रेंड्स, जो अपने हाथ वगैरह से जो शिल्पी कर्मी थे ना, वो जो कारीगर वगैरह थे जो अपने हाथों से कार्य करते थे, तो उनसे भी ये लोग घृणा करने लगे होंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये लिखा है ना, उन लोगों से भी घृणा की जाने लगी जो हाथ से शिल्प कर्म करते थे। ठीक फ्रेंड्स, अब मान लो कोई बढ़ई है, बढ़ई माने कारपेंटर वगैरह होता है ना, जो आज के टाइम पे कारपेंटर होते हैं और जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, बढ़ई बोला जाता है उनको देहात साइड में। ठीक फ्रेंड्स, तो वो जो काम करते थे ना उनसे भी ये घृणा करने लगे होंगे, और इस प्रकार कुछ श्रमजीवी तो अछूत तक बना दिए गए। ठीक फ्रेंड्स, जो कुछ श्रमजीवी या जो श्रम वगैरह मजदूर वगैरह काम करते होंगे तो उनको अछूत माना जाने लग गया होगा। उस टाइम की बात हो रही है, बहुत ही नीच बात कही गई है यहाँ पे। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखिए सामाजिक संकट और भूस्वामी वर्ग का उदय। ठीक फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस वगैरह हो सकती है क्योंकि हमारे घर से दूसरे 2-3 घर छोड़ के वो अपना घर तोड़ रहे हैं, नया बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमर की आवाज़ आपको आ रही होगी। हमर माने होता है हथौड़ा, तो हथौड़ा वगैरह चला रहे हैं तो आप उस पर अवॉइड करना। ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम देखेंगे सामाजिक शासक वर्गों का उदय। ठीक फ्रेंड्स, भूस्वामियों का उदय वगैरह देखते हैं। तो देखिए पहली लाइन यहाँ से है, अतीत में पुरोहित और शायद अपने सरदार या राजा को भी भूमि देने का अधिकार केवल जन समुदाय के हाथों में था। ठीक फ्रेंड्स, मतलब यहाँ बात बताई जा रही है कि जो प्राचीन काल में पुरोहितों और शायद अपने सरदारों या राजा को भूमि देने का अधिकार केवल जन समुदाय के हाथों में था, लेकिन अब राजा ने यह अधिकार छीन कर अपने हाथों में ले लिया और समुदाय के कुछ शक्तिशाली सदस्यों को भूमि देकर उन्हें कृतज्ञ बना दिया। ठीक फ्रेंड्स,
इस वर्ड को याद रखना, कृतज्ञ। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये हिंदी में आ जाता है पूछने के लिए कि किए गए एहसान को मानने वाले को क्या कहते हैं, तो उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखना, ये हज़ारों बार हिंदी में पूछा गया है, टकरा जाता है ऐसा वर्ड। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किए गए उपकारों को मानने वाले को क्या कहते हैं, तो उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो राजा ने भी मतलब ये सारा भूमि देने का अधिकार वगैरह अपने हाथों में ले लिया होगा और उन शक्तिशाली सदस्यों को भूमि देकर कृतज्ञ बना दिया। ठीक फ्रेंड्स, शक्तिशाली जो सदस्य वगैरह होंगे उस टाइम के लोग, उनको भूमि देकर कृतज्ञ बना दिया। और कृतज्ञ का मतलब होता है जो उपकारों को मानता हो, तो राजा इनको भूमि देकर उपकार करता होगा, तो उसी उपकार को यहाँ कृतज्ञ बना दिया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब दूसरी लाइन देखते हैं, वर्ण संकर। ठीक फ्रेंड्स, वर्ण संकर यहाँ से है, वर्ण संकर स्थिति को देखकर रामायण और महाभारत में दंड या दमन नीति पर जोर दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, और मनु ने बताया है कि वैश्यों और शूद्रों को अपने अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होना दिया जाना चाहिए। ये मैंने आपको पीछे कराया है कि मनु बताता है ना, मनु ने बताया है कि वैश्यों और शूद्रों को अपने अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होना नहीं होने दिया जाए। ठीक फ्रेंड्स, जो ये वर्ण संकर की कंडीशन वगैरह थी उसमें स्थिति को देखकर बताया गई, वर्ण संकर स्थिति को देखकर रामायण और महाभारत में दंड और दमन नीति पर जोर दिया गया था। ठीक फ्रेंड्स, और मनु ने बताया कि वैश्यों और शूद्रों को अपने अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होने दिया जाए। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ एक वर्ड आया था वर्ण संकर, तो आप इसके बारे में जानते होंगे, जैसे हिंदी में भी ये कई बार पूछ लिया जाता है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। तो जैसे दो वर्णों से मेल से बना होना उसे संकर शब्द कहते हैं, एक देसी हो या एक विदेशी हो। ठीक फ्रेंड्स, जैसे कि कई बार ये एग्जाम में पूछा कि रेलगाड़ी क्या है, तो ये एक संकर शब्द है, क्योंकि रेल है अंग्रेजी वर्ड, ठीक फ्रेंड्स, और गाड़ी है हिंदी वर्ड। ठीक फ्रेंड्स, तो ये वर्ण संकर आप समझ गए होंगे, क्लियर कर दिया मैंने। जैसे रेलगाड़ी के अनेकों बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि रेलगाड़ी कैसा शब्द है, तो ये संकर शब्द है, क्योंकि रेल इंग्लिश वर्ड है और गाड़ी हिंदी वर्ड है। ठीक फ्रेंड्स, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए पाँचवीं छठी सदियों में यहाँ लिखा हुआ पेंसिल से, पाँचवीं छठी सदियों में सामंत ढंग सामाजिक ढांचा खड़ा हुआ। ठीक फ्रेंड्स, सामंती ढंग से सामाजिक ढांचा खड़ा हुआ। सामंती ढांचे में भूस्वामी और योद्धाओं के वर्गों की स्त्रियों की दशा बिगड़ गई थी। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बताया जा रहा है कि जो पाँचवीं छठी सदियों में सामंती ढंग से एक सामाजिक ढांचा खड़ा हुआ था और उस ढांचे में भूस्वामी योद्धाओं वर्गों की स्त्रियों की दशा बहुत ही बिगड़ गई थी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था हमारा चैप्टर आज का, चैप्टर नंबर 32। ये सारांश वगैरह लिखा है, इसमें हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है उस पर चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं, आ गए हम प्राचीन भारत की विरासत। ठीक फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 33 है और ये बुक का अंतिम चैप्टर है, और यहाँ हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। रामशरण शर्मा की बुक जो एंशिएंट हिस्ट्री की चल रही थी, आपने वीडियो देखी होंगी और देख के आप बोल भी सकते हो ऐसा कि हाँ सर आपने बिल्कुल ही डीप में पढ़ाया, कंटेंट एकदम बहुत अच्छा है। बट चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा फालतू टाइम वेस्ट नहीं करता, ना ही ज़्यादा बोलता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देख लीजिए एक बार प्राचीन भारत की विरासत, कि प्राचीन भारत ने हमें ऐसी क्या चीज़ दी है जिससे हम अपने आप को गर्व महसूस कर सकें। ठीक फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे धर्म को, तो चलिए देखते हैं धर्म को। देखिए यहाँ से, ठीक फ्रेंड्स, प्रकृति की कृपालुता और क्रूरता दोनों ने मानव को धर्म और अलौकिक शक्ति के विषय बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, मजबूर कर दिया या बाध्य कर दिया, बात एक ही है। प्रकृति की कृपालुता और क्रूरता दोनों ने मानव को धर्म और अलौकिक शक्ति के विषय में सोचने पर मजबूर कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, भारत में ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म पूर्व काल के प्रभावशाली रूप में विकसित हुआ। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, ये लिखा हुआ है इसके। ठीक फ्रेंड्स, इसके साथ साथ भारत में जैन धर्म भी उदय हुआ। ठीक फ्रेंड्स, इसके साथ साथ भारत में जैन धर्म का उदय हुआ या उदित हुआ। यद्यपि ईसाई धर्म इस देश में ईसा की पहली शताब्दी के आसपास आया, फिर भी प्राचीन काल में यह अधिक आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बात बताई जा रही है कि जैन धर्म भारत में विकसित हुआ था और उसी समय ईसा की पहली शताब्दी में ईसाई धर्म भी आया था, लेकिन धीरे धीरे ईसाई धर्म ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। ठीक फ्रेंड्स, आगे नहीं बढ़ पाया। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये धर्म की बात होगी। अब आगे चलते हैं।
ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे। इस पहली लाइन का मतलब समझा देता हूँ। कभी आप लोग कहोगे ये पहली लाइन तो समझ ही नहीं आई। ठीक फ्रेंड्स, आप तो एकदम ऊपर बाउंसर मारने लगे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, सर के ऊपर से जा रहा है। तो यहाँ बताई जा रही है प्रकृति की दयालुता का मतलब ये है, जैसे हड़प्पा संस्कृति के लोग प्रकृति की पूजा वगैरह करते थे ना, तो उसकी बात बताई जा रही है कि प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है मानव को। ठीक फ्रेंड्स, बहुत कुछ दिया है प्रकृति ने। और यहाँ बात बताई जाएगी क्रूरता। जैसे कि आज के टाइम, पिछले ज़माने में, आज से 20 साल पहले चले जाओ तो आपने गांव में या शहरों में कहीं की बात ले लो, तो बहुत सारी चिड़िया वगैरह दिखाई देती थी, वो चे 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 करती थी। आकाश में तोते वगैरह उड़ते हुए दिखाई देते थे, बहुत सारी चिड़िया वगैरह थी। लेकिन अब सबसे मेन कारण ये है कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी बुरी तरह बढ़ती जा रही है। तो उस वजह से अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए। जगह है नहीं इतनी, और जगह वगैरह है तो उसको जंगल के जो फॉरेस्ट वगैरह है उनको काट कर प्रकृति का विनाश किया जा रहा है, ताकि वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बिल्डिंग बनाई जा सके। ठीक फ्रेंड्स, सारा कुछ हमारे देश में जनसंख्या ने बिगाड़ा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, अब जब प्रकृति से छेड़छाड़ होगी तो प्रकृति भाई पहले तो बहुत कुछ दिया है, जब प्रकृति लेने पर आती है तो सब कुछ उजाड़ भी देती है। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है कि ऋग्वेदिक काल में हड़प्पा वासी ये मानते थे और वो प्रकृति की पूजा भी करते थे। ठीक फ्रेंड्स, जैसे कि ये पेड़ वगैरह, जैसे गांव में कई जगह मैंने देहात में देखा हुआ कि बरगद के पेड़ की पूजा होती थी उस टाइम, जो कई जगह पे आज भी होती है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि जब देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, जब वो लेता है तो सब कुछ ही फाड़ देता है। फिर वो वही बात बताई जा रही है। ठीक फ्रेंड्स, कि प्रकृति की कृपालुता से बहुत ही अच्छे साधन वगैरह मनुष्य को मिले, लेकिन क्रूरता के कारण मानव को धर्म और अलौकिक शक्तियों के विषय के बारे में सोचना पड़ रहा है। ठीक फ्रेंड्स, जैसे कि आज के टाइम देखा हुआ, आज मोस्टली रेयर ही कहीं ना कहीं एक आधी चिड़िया देखने को मिल जाती होगी, या तोते वगैरह आसमान में तो अब बहुत ही रेयर ही वगैरह मिलते हैं। पहले आपने देखा होगा कि कौवे सुबह सुबह उड़ते थे, आके बैठ भी जाते थे। हमारे देहात में तो ये बोला जाता है कि अगर किसी के घर सुबह सुबह कौवा आके बैठ जाए ना और वो काँव काँव करने लगे तो ऐसा मानते थे कि आज कोई मेहमान आने वाला है। अब कौवे भी बहुत कम मात्रा में बचे हुए हैं, ठीक है, दिखाई नहीं देते। तो ये सब प्रकृति की छेड़छाड़ वजह से हो रही है। और बाकी कुछ आप लोग जानते ही हो कि हर चीज़ का एक फ़ायदा भी होता है और हर चीज़ का एक नुकसान भी होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो मैं उस ज़्यादा डीप में नहीं ले जाना चाहता, आप समझ गए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, कई जगह प्रकृति की पूजा भी होती थी और कई जगह फिर प्रकृति का जब विनाश होने लग गया है तो फिर प्रकृति ने सब कुछ उजाड़ भी दिया है। जैसे कि अब जो करंट में ही चल रहा था अभी 1-1.5 साल पहले कोरोना वायरस, तो ये प्रकृति की छेड़छाड़ से ही उसका ही रिजल्ट था ये। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे देखेंगे वर्ण व्यवस्था। तो देखिए ये वर्ण व्यवस्था है, अब दिखाई दे रहा होगा क्लियर। ठीक फ्रेंड्स, वर्ण व्यवस्था में देखते हैं, भारत में वर्ण संबंधी नियमों को राज्य और धर्म दोनों का समर्थन प्राप्त था। ठीक फ्रेंड्स, भारत में जो वर्ण संबंधी नियम वगैरह बनाए गए थे उसको राज्य और धर्म दोनों का समर्थन प्राप्त था। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ऐसा विश्वास प्रचलित था कि यह वर्ण व्यवस्था देवी शक्ति से परिचित थी। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी कि यह जो वर्ण व्यवस्था थी देवी शक्ति से परिचित है या की गई है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। धीरे धीरे कानून और धर्म दोनों ने वर्णों और जातियों को कर्म मूलक से जन्म मूलक या अनुवांशिकी बना दिया। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बात ये बताई जा रही है कि जब युद्ध वगैरह होते थे ना, तो उसमें युद्धों में जो लड़ने का स्थान बताया गया है वो क्षत्रियों का बताया गया है। ठीक फ्रेंड्स, और हालांकि ऐसा नहीं है, उस टाइम क्षत्रियों की इतनी ज़्यादा वैल्यू थी कि उनको लड़ने वाला योद्धा या क्षत्रिय या कुछ भी कह लो वो बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, अब मान लो कोई शूद्र है या वैश्य है, और उनमें भी तो कई लोग योद्धा वगैरह थे। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन जो मेन पर्पज़ ये था कि हमारी रक्षा क्षत्रिय ही करेंगे, क्योंकि इनको उस टाइम अच्छा लड़ने का ज्ञान वगैरह था। इसी वजह से यहाँ बात बताई जा रही है कि धीरे धीरे कानून और धर्मों ने वर्णों और जातियों को कर्म मूलक से जन्म मूलक या अनुवांशिकी बना दिया। मान लो कोई शूद्र जाति में पैदा हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो लड़ाई वगैरह में लड़ाई नहीं कर सकता और लड़ाई के बारे में भाग नहीं ले सकता या उसको जानकारी नहीं हो सकती। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जाए, कर्म मूलक से जन्म मूलक बना दिया। मान लो कोई किसी का जन्म शूद्र जाति में हुआ है तो क्या वो लड़ नहीं सकता क्या युद्ध में जाकर? ठीक फ्रेंड्स, मान लो कि क्षत्रिय हैं तो उनका कर्म मूलक योद्धाओं के रूप में है लड़ना झगड़ना,
तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ कर्म मूलक से उनको जन्म मूलक में बना दिया गया कि तुम काम भी करोगे और लड़ोगे भी। लेकिन यहाँ ये बात बताई जा रही है कि शूद्रों को उस टाइम लड़ाई वगैरह में भाग नहीं लेने दिया जाता हुआ, क्योंकि उसका कर्म था, मतलब नीची जाति का था तो वो निचले कर्म करता था। और सबसे मेन बड़ी बात थी उसका जन्म मूलक, उसका जन्म जिस भी नीची जाति में हुआ होगा उस वजह से उनको धर्म और वर्णों की जातियों में वर्ण मूलक से जन्म मूलक अनुवांशिकी बना दिया। मतलब कानून वगैरह में वो लड़ाई झगड़े में भाग नहीं लेता था, ठीक फ्रेंड्स, नहीं लेने दिया जाता हुआ ये है। इसी वजह से हमारा देश बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, समझ गए होंगे। उत्पादक वर्ग और श्रमिक वर्ग अर्थात वैश्य और शूद्र दोनों ही अस्त्रहीन कर दिए गए। ठीक फ्रेंड, जैसा कि अभी मैंने बताया है कि जो वैश्य और शूद्र वगैरह थे उनको अस्त्र दिए ही नहीं गए थे लड़ने वगैरह के लिए, उनको लड़ाई लड़ने नहीं दी जाती है। ऐसा नहीं था कि ये लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, लेकिन मैन जो उनके दिमाग में उस टाइम ये गंदगी भरी हुई थी कि ये नीच जाति के लोग हैं तो ये हमारी बराबरी नहीं कर सकते, लड़ना झगड़ना हमारा ही काम है। ठीक फ्रेंड्स, अस्त्रहीन कर दिए गए और धीरे धीरे ऊंच नीच के रूप में हर जाति दूसरी जाति के विरुद्ध इस तरह खड़ी हो गई कि शोषित वर्ग सुविधाभोगी वर्गों के खिलाफ एकजुट ना हो पाए। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। मतलब इनको शस्त्रहीन कर दिया गया था और मतलब ऊंच नीच के रूप में हर जाति दूसरी जाति का विरोध करने लगी थी या विरोधी हो गई थी, और या उनके सामने प्रतिबंधी के रूप में खड़ी हो गई थी। आप कुछ भी समझ लो। ठीक फ्रेंड्स, शोषित वर्ग थे ना, सुविधाभोगी वर्गों के खिलाफ एकजुट होने ही नहीं दिया उनको। ठीक फ्रेंड्स, तो मतलब ऊंची जाति कास्ट के लोग वगैरह थे तो इतनी बुरी तरह इनका शोषण किया जा रहा था कि ये एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके खड़े ही ना हो पाए। किनके लिए? सुविधाभोगी वर्गों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े ना हो पाए। ठीक फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नीचे धार्मिक पद्धतियाँ। ठीक फ्रेंड्स, धार्मिक नहीं है, दार्शनिक पद्धतियाँ लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, दार्शनिक पद्धतियाँ देखेंगे तो देखिए यहाँ से भारत में उदित 6 दार्शनिक पद्धतियों के बीच हम भौतिक दर्शनवाद के तत्व संख्या पाते हैं। ठीक है, भारत में जो उदित 6 दार्शनिक पद्धति के बीच हम भौतिकवादी दर्शन के तत्व भी पाते हैं। कपिल का जन्म। ठीक फ्रेंड्स, कपिल का जन्म 500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। इसके अनुसार संसार में सृष्टि ईश्वर ने नहीं बल्कि प्रकृति ने की है तथा संसार और मानव जीवन स्वयं प्रकृति चलाती है। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिफाइन किया हुआ था कि प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और जब वो लेने पर आती है तो सब कुछ ले लेती है। ठीक फ्रेंड्स, जैसे कि बाढ़ वगैरह आती है ना, बाढ़ और ये तूफान वगैरह। ठीक फ्रेंड्स, कपिल का जन्म हुआ था 500 ईसा पूर्व के आसपास और कपिल मुनि इसके अनुसार संसार की सृष्टि ईश्वर ने नहीं बल्कि प्रकृति ने की है तथा संसार और मानव जीवन स्वयं प्रकृति चलाती है। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे, पहले भी बता दिया डिटेल में। भौतिकवादी दर्शन को ठोस बनाने का सबसे बड़ा श्रेय चारवाक को है जो ईसा की 6वीं शताब्दी के आसपास हुए थे। ठीक फ्रेंड्स, ये पीछे कराया हुआ है मैंने भौतिकवादी दर्शन वगैरह, ये आप देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, भौतिकवादी का दर्शन किससे संबंधित है तो चारवाक से एग्जाम में बन सकता है, तो आप याद रखना चारवाक ने दिया था इसको। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। भौतिकवाद यहाँ तक हो गया ना, आसपास हुआ है। इन्होंने इस दर्शन की स्थापना की है वह लोकायत कहलाता है। ठीक फ्रेंड्स, चारवाक ने लोकायत दर्शन की स्थापना की है। ठीक फ्रेंड्स, या भौतिकवादी दर्शन के रूप में आ सकता है क्वेश्चन, या लोकायत की। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखना इसका संबंध चारवाकों से था। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं शिल्प और प्रौद्योगिकी। ठीक फ्रेंड्स, शिल्प और प्रौद्योगिकी देखेंगे। भारत के जो कारीगर वगैरह थे ना, शिल्पियों को कारीगर कहा जाता है, तो वो देखते हैं क्या कुछ बनाते थे। भारतीय शिल्पी रंगाई करने तथा तरह तरह के रंग बनाने में दक्ष थे। ठीक फ्रेंड्स, मतलब A1 क्वालिटी का रंग बनाते होंगे उस टाइम के ये लोग। भारतीय शिल्पी रंगाई करने तरह तरह के रंग बनाने में परम दक्ष थे। भारत में बनाए गए मूल रंग इतने चमकीले और पक्के होते थे कि अजंता और एलोरा के मोहक चित्र आज भी ज्यों के त्यों हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो मतलब अजंता और एलोरा की जो चित्रित गुफाएं वगैरह हैं तो उन पर जो कलर चढ़ाया गया था वो आज भी मतलब वो A1 क्वालिटी का है। ठीक फ्रेंड्स, आज भी ज्यों का त्यों है। ठीक फ्रेंड्स, इतना बढ़िया रंग बनाते थे हमारे देश के जो कारीगर वगैरह थे। आगे देखते हैं इस्पात बनाने की कला सबसे पहले भारत में विकसित हुई। भारतीय इस्पात अन्य देशों को निर्यात प्राचीन काल से होने लगा और बाद में आकर यह वुड्स कहलाने लगा। ठीक फ्रेंड्स,
या ओट्स कह लो या वोट्स कह लो, ठीक फ्रेंड्स, हम बोलते हैं ना। तो भारत कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया बना एग्जाम में कि इस्पात की कला विश्व को किसने दी थी, तो अपने इंडिया में इस्पात कला बनाने का की कला विकसित हुई थी, ठीक फ्रेंड्स, और धीरे धीरे चाइना वालों ने सीख ली, वही बात बताई जा रही है, आगे देखते हैं। और इस्पात का विदेशी देशों मतलब बाहर देशों में भी निर्यात होता था, ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब देखेंगे राजतंत्र, ठीक फ्रेंड्स, राजतंत्र में देखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ठीक फ्रेंड्स, कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने, ठीक फ्रेंड्स, कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने देशों के, ठीक फ्रेंड्स, देशों के कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने देशों के विशाल साम्राज्य का प्रशासन चलाने, ठीक फ्रेंड्स, ये चलाने लिखा हुआ है, देशों के विशाल साम्राज्य को चलाने की नीति बताई है, ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उस अर्थशास्त्र में बताया गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने देशों के विशाल साम्राज्य को प्रशासन चलाने की नीति बताई गई है, ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे देश में नहीं बल्कि विभिन्न देशों में इस पुस्तक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं। देश में अशोक के रूप में महान शासक पैदा हुआ जिसने कलिंग प्रशासन विजय पाकर भी शांति और अनाक्रमण की नीति अपनाई, ठीक फ्रेंड्स, ये सब मैंने कराया हुआ है आपको डिटेल में, वहाँ जाकर देख लेना, ये यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक फ्रेंड्स। यूनान के अलावा भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ किसी न किसी प्रकार के गणतंत्र का प्रयोग परीक्षण में किया गया हो, ठीक फ्रेंड्स। यूनान के अलावा अपना इंडिया देश ऐसा है जहाँ किसी न किसी प्रकार का गणतंत्र का प्रयोग परीक्षण किया गया हो। आगे देखते हैं, ठीक फ्रेंड्स, जो हमारा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये विज्ञान और गणित, क्योंकि यहाँ से हजारों बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं, ठीक फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि अपने देश में ना सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ था अपना देश साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक फ्रेंड्स, उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, मतलब साइंस में और भूगोल में और साइंस में कोई ज़्यादा प्रगति नहीं की थी उस टाइम, और ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। जो हमने अभी चैप्टर कराया ना आधुनिक भारत का इतिहास पहला चैप्टर, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक फ्रेंड्स। क्योंकि 18वीं जो पीछे, क्योंकि उस टाइम हमारे देश में इतनी लड़ाइयाँ वगैरह हो रही थी, मारकाट मची हुई थी, ठीक फ्रेंड्स, कुछ आडंबर कृतियों से घिरा हुआ था अपना देश। तो उस टाइम हम, और जो हमारे देश के पश्चिमी यूरोप के जो देश वगैरह हैं, तो वहाँ पर बहुत ही नए नए आविष्कार वगैरह हो रहे थे, और हमारे देश में लड़ाई झगड़ा चल रहा था उस टाइम, तो इस वजह से हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, ठीक फ्रेंड्स। ना तो हमने साइंस में कोई प्रगति की थी उस टाइम और ना ही भूगोल में, याद रखना इस बात को, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं विज्ञान और गणित, ठीक फ्रेंड्स। ये देश, अब यहाँ से देखेंगे, इस देश में खगोल विद्या में इसलिए बहुत प्रगति हुई कि ग्रह देवता माने जाने लगे, ठीक फ्रेंड्स। इस देश में खगोल विद्या इसलिए बहुत प्रगति हुई कि ग्रह देवता माने जाने लगे थे, ठीक फ्रेंड्स। ये बात बताई जा रही है कि इस देश में ना जो खगोल विज्ञान पर इतनी प्रगति इसलिए हुई थी क्योंकि जो ग्रह थे ना उनको देवता मानते थे। इंडिया के लोग जो आज भी मानते हैं, देखा होगा आपने, जैसे कोई ज्योतिष विद्या वगैरह बताता है ना, तो बोलते हैं तेरा शनि भारी है, शुक्र तेरा भारी है, जो भी है, मंगल है, तेरा बुद्धि इसका स्वामी है, ठीक है ना, राहु केतु मंडरा रहे हैं तेरे सर के ऊपर, और तेरा शनि भारी है, ये हो जाएगा, ये करो तो वो हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो ग्रह को देवता लोग मानते थे उस टाइम भी और आज भी मानते हैं, तो इस वजह से ही थोड़ी बहुत प्रगति हुई थी। और आगे चलते हैं, और उनकी गति का गहन अवलोकन प्रारंभ हो गया, ठीक फ्रेंड्स। ग्रहों की जो गति वगैरह थी उन पर डीपली काम करना शुरू कर दिया होगा, ठीक फ्रेंड्स, और उनकी गति पर गहन अवलोकन आरंभ हो गया था। आगे देखते हैं व्याकरण और भाषाविद का उद्भव इसलिए हुआ कि ब्राह्मण पुरोहित वेद की ऋचाओं और मंत्रों का उच्चारण की शुद्धता को बहुत महत्व देते थे, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ बात बताई जा रही है कि व्याकरण और भाषा विज्ञान का उद्भव इसलिए हुआ कि जो ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण पुरोहितों वेद की ऋचाओं और मंत्रों का उच्चारण की शुद्धता पर बहुत महत्व देते थे, ठीक फ्रेंड्स। जो ये मंत्र वगैरह बोलते थे बहुत ही शुद्ध तरीके से बोलते होंगे यज्ञ वगैरह में, ठीक फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं 450 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा में नियमों की सुव्यवस्थित रूप से संचित करके पाणिनि ने व्याकरण लिखा, जो अष्टाध्यायी के नाम से विख्यात है। हजारों बार ये क्वेश्चन पीसीएस यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी के एग्जाम में तक पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक फ्रेंड्स। यूपीएससी में थोड़ा स्टेटमेंट वगैरह बनाकर पूछते हैं, लेकिन जो पीसीएस लेवल के एग्जाम होते हैं ना, उसमें डायरेक्ट फैक्ट रूप में पूछा जाता है।
तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ये अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है, तो ये पाणिनि की है। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि पाणिनि की पुस्तक का नाम तो जरा बताओ, तो ये थी अष्टाध्यायी। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। अब चलते हैं आगे। यहाँ से देखिए, यहाँ तक हो गया था ना। गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों ने तीन विशिष्ट योगदान किए। ठीक फ्रेंड्स, अब वो योगदान देखेंगे। अंकलित पद्धति, दार्शनिक पद्धति और शून्य का प्रयोग। ठीक फ्रेंड्स, प्राचीन गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों ने तीन विशिष्ट योगदान किए: आंकलन पद्धति, दार्शनिक पद्धति और शून्य का प्रयोग। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इस लाइन को अभी भूल जाइए। ये लाइन इस पेज की लास्ट लाइन है। जब मैं अभी पढ़ाऊंगा ना, इस लाइन को अभी भूल जाइए। यहाँ से ये लिखा है ना लास्ट लाइन, यहाँ से देखिए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है। जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ, मैं आपको सीक्वेंस में वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, यहाँ तक हो गया था ना। तीन पद्धति का प्रयोग किया था, शून्यवाद का प्रयोग। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ से देखिए भारतीय। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय ईसा पूर्व, यहाँ से है ना भारतीय ईसा पूर्व तीसरी सदी में। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय ईसा पूर्व तीसरी सदी में आंकलन पद्धति को अरबों ने अपनाया। ठीक फ्रेंड्स, जो ये भारत की तीन पद्धति है ना, उसमें थी एक आंकलन पद्धति। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आंकलन पद्धति की बात बताई जा रही थी। भारतीय ईसा पूर्व की तीसरी सदी में आंकलन पद्धति को अरबों ने अपनाया। ठीक फ्रेंड्स, और इसको पश्चिमी दुनिया में फैलाया। ठीक फ्रेंड्स, भारत की जो आंकलन पद्धति थी उसको तीसरी सदी में अरबों ने अपनाया था आंकलन पद्धति को। ठीक फ्रेंड्स, और अरबों ने ही इसको पश्चिमी दुनिया में फैलाया, यानी कि यूरोप वगैरह में। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। इस लाइन को अभी आप भूल जाइए, अभी हम आएंगे इस लाइन पे वापस। आगे चलते हैं। अंग्रेजी में भारतीय अंकमाला को अरबिक न्यूमरल्स कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अंग्रेजी में भारतीय अंकमाला को अरबिक न्यूमरल्स कहते हैं, किंतु अरबों ने स्वयं अपनी अंकमाला को हिंदसा कहा है। ठीक फ्रेंड्स, जो अंग्रेजी में भारतीय अंकमाला को अरबी अंक था, अरेबिक, लेकिन अंग्रेजी में इसको अरेबिक अंकमाला कहते थे, अरबी अंक को। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन अरबों ने खुद की अपनी वर्णमाला बनाई थी, वर्णमाला नहीं अंकमाला। ठीक फ्रेंड्स, अंकमाला बनाई थी और उसको ये अरबी लोग हिंदसा कहते थे। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। जो अंग्रेजी में ये अंकमाला को, ये अरबी शब्द था ना अरेबिक, तो इसको न्यूमर्स कहते थे, लेकिन अरबों ने खुद की अंकमाला तैयार की थी और इनका जो अंकमाला था ना, तो उस अंकमाला को अरबी लोग हिंदसा कहते थे। ठीक, हिंदसा कहा या कहते थे। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। इसका प्रयोग अशोक के अभिलेखों में पाया जाता है। किसका? अंकमाला का। ठीक फ्रेंड्स, इसका प्रयोग अशोक के अभिलेखों में पाया जाता है, जो ईसा की तीसरी सदी में लिखे गए थे। ठीक फ्रेंड्स, ईसा की तीसरी सदी में लिखे गए थे। अब चलते हैं इस वाली लाइन पे, ये लास्ट लाइन है इस पैरे की। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं। अंकमाला हो गया ना, अब देखते हैं दार्शनिक पद्धति को। ठीक फ्रेंड्स, अभी तक अंकन पद्धति की बात की थी, अब देखेंगे दार्शनिक पद्धति को। तो यहाँ से देखिए, दार्शनिक पद्धति के प्रयोग का सबसे पुराना उदाहरण ईसा की 5वीं सदी में आरंभ हुआ। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे होंगे। तीन पद्धतियाँ थी ना, तीन यहाँ लिखा हुआ ना, भारत तीन विशिष्ट योगदान दिए थे। अंकन पद्धति हम पढ़ चुके हैं पीछे, अब हम आ गए हैं इसमें दार्शनिक पद्धति की बात हो रही है। तो दार्शनिक पद्धति यहाँ से देखें, दार्शनिक पद्धति के प्रयोग का सबसे पुराना उदाहरण ईसा की 5वीं सदी में आरंभ हुआ। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। ठीक फ्रेंड्स, अब ये नया पैरा स्टार्ट हो रहा है। इसकी पहली लाइन यहाँ से है, प्रख्यात गणित शास्त्री। ठीक फ्रेंड्स, प्रख्यात गणित शास्त्री आर्यभट्ट इससे परिचित थे। ठीक फ्रेंड्स, प्रख्यात गणित शास्त्री आर्यभट्ट इससे परिचित थे। चीनियों की यह पद्धति बौद्ध धर्मचारकों चीनियों ने यह पद्धति बौद्ध धर्म प्रचारकों से सीखी और पश्चिम जगत में अरबों थे। ठीक फ्रेंड्स, जो ये बात बताई जा रही है ना, किसकी? ये दार्शनिक पद्धति की। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखो लिखा भी हुआ है, बट ये लाइन हमें पढ़नी नहीं है। ये लिखा हुआ है ना, दार्शनिक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले भारतीयों ने किया था। ये मैं ऊपर यहाँ आपको बता ही चुका हूँ। ठीक फ्रेंड्स, और दार्शनिक पद्धति का उदाहरण 5वीं सदी में आरंभ हुआ। अब यहाँ देखते हैं, प्रख्यात गणित शास्त्री आर्यभट्ट दार्शनिक पद्धति से परिचित थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। चीनियों ने यह पद्धति, कौन सी पद्धति? दार्शनिक पद्धति की बात हो रही है। चीनियों ने यह पद्धति बौद्ध धर्म प्रचारकों से सीखी। ठीक फ्रेंड्स, और पश्चिमी जगत ने अरबों से।
मतलब चीनियों ने तो ये धर्म, बौद्ध धर्म के जो प्रचारक वगैरह थे उनसे सीखी होगी, और जो पश्चिम वगैरह के जो पश्चिम जगत के जो देश है ना यूरोप साइड के, तो यूरोप वगैरह में ये पद्धति फैलाई थी अरबों ने। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। शून्य का आविष्कार भारतीयों ने ईसा पूर्व 2री सदी में किया। ठीक फ्रेंड्स, शून्य का आविष्कार भारतीयों ने 2री सदी में किया था। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपनी तीसरी पद्धति थी ना शून्यवाद। शून्य का यहाँ 10वीं पद्धति होगी। अब शून्य का प्रयोग देख रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, शून्य का आविष्कार भारतीयों ने ईसा पूर्व 2री सदी में किया। ठीक फ्रेंड्स, 2री सदी में किया था शून्य का प्रयोग भारतीयों ने। यहाँ से देखिए, भारतीय गणितज्ञ इसको पृथक अंक समझने लग गए थे। किसको? शून्य को। भारतीय गणितज्ञ इसको पृथक अंक समझने लग गए थे। इस रूप में शून्य का प्रयोग अंक गणना में होने लगा। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईसा पूर्व में पाया जाता है। बीजगणित में भारत और यूनान दोनों का योगदान रहा, परंतु पश्चिमी यूरोप में इसका ज्ञान यूनान ने नहीं बल्कि अरबों से मिला है। ठीक फ्रेंड्स, उन्होंने अभी पीछे बताया है ना कि जो पश्चिमी यूरोप के जो भी देश वगैरह होंगे, यहाँ ये ज्ञान सबसे ज़्यादा अरबों ने फैलाया था। ठीक फ्रेंड्स, परंतु पश्चिमी यूरोप में इसका ज्ञान यूनान से नहीं बल्कि अरबों से मिला है, जिसे अरबों ने भारत से प्राप्त किया था। ठीक फ्रेंड्स, भारत ने बनाई थी शून्य दशमलव प्रणाली। भारत से अरबों ने सीखी और यूनान ने भी सीखी। लेकिन यूरोप में सबसे जब पहले यूरोप में सबसे पहले शून्य पद्धति को फैलाया था अरबों ने, और अरबों ने ये भारत से सीखी थी। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए। ठीक फ्रेंड्स, वैदिक लोगों को, ठीक फ्रेंड्स, ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ से देखिए, वैदिक लोगों को मापन और ज्योमेट्री का अच्छा ज्ञान था। ठीक फ्रेंड्स, जो वैदिक लोग वगैरह थे उनकी बात बताई जा रही। वैदिक लोगों को मापन और ज्योमेट्री का अच्छा ज्ञान था। ज्योमेट्री वगैरह थी ना, ये जो मैथ में एक चैप्टर भी है ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। ठीक फ्रेंड्स, उसकी बात बताई जा रही कि वैदिक लोगों को मापन और ज्योमेट्री का अच्छा ज्ञान था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जो ईसा यहाँ से था ना फ्रेंड्स, यहाँ से लाइन शुरू होगी। कभी आप ये कहो, ये देखो मैंने एरो भी लगा रखा है इस साइड। वैदिक लोगों को मापन और ज्योमेट्री का अच्छा ज्ञान था। ठीक फ्रेंड्स, ये आगे लगा लेना, उसके बाद लाइन यहाँ से शुरू होगी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के आसपास सुलभ सूत्रों में दिखाई देती है। ठीक फ्रेंड्स, वैदिक लोगों को जो अच्छा ज्ञान था ना ज्योमेट्री का, उसकी बात बताई जा रही है। जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के आसपास सुलभ सूत्रों में दिखाई देती है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं को उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए अपस्तंभ में व्यवहारिक ज्योमेट्री की रचना की। ठीक फ्रेंड्स, राजाओं को यज्ञ वेदी बनाने के लिए अपस्तंभ व्यवहारिक ज्योमेट्रियों की रचना की। इसमें न्यूनकोण, अधिकोण, समकोण का वर्णन किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। ये मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट और खतरनाक चैप्टर हैं जो मुझे कभी समझ नहीं आए। ठीक फ्रेंड्स, ये न्यूनकोण, अधिकोण, समकोण का वर्णन किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, ज्योमेट्री की रचना की थी, और ज्योमेट्री में क्या क्या था? न्यूनकोण, समकोण, अधिकोण का वर्णन किया गया है। अब आगे देखते हैं। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला, जिसके फलस्वरूप त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। ठीक फ्रेंड्स, आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला, जिसके फलस्वरूप त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। ठीक फ्रेंड्स, देख लो, हमारे देश में ये सबसे पहले अपने इंडिया में हुआ था ये ऐसा, और जो कि आज भी पूरी दुनिया में इसी के आधार पर चल रही है। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन हमारे देश उस टाइम इतनी बुरी तरह उलझा हुआ था कुछ कृतियों में और कुछ आपस में। ठीक फ्रेंड्स, तो उसकी वजह से हम इन पुस्तकों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन ये पुस्तकें जो विदेशी अपने साथ ले गए, या उन्होंने इस पुस्तकों में जो भी लिखा हुआ था उसको डिकोड करके, जो ये आज के यूरोप वगैरह के देश हैं वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा प्रयोग हो रहा है। ठीक फ्रेंड्स, और अच्छी अच्छी रचनाएं कर रहे हैं। तो वो सब हमारे देश से ही इस टेक्नोलॉजी को, इस ज्ञान को लेके गए थे, इन पुस्तकों को, और उन्होंने इन पुस्तकों को पढ़कर उनको डिकोड किया, और डिकोड करने के बाद जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने ही है। ठीक फ्रेंड्स, देख लो, मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि जो विश्व की जो टॉप यूनिवर्सिटी है ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ये ऑक्सफोर्ड वगैरह, MIT, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है ना अमेरिका की, तो इन सब का उदय ना अपने जो पाटलिपुत्र में यूनिवर्सिटी है ना, तक्षशिला वगैरह थी, तो इस तक्षशिला की यूनिवर्सिटी से 1700 से बाद में, ठीक फ्रेंड्स, अपनी जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी ना, उस यूनिवर्सिटी के
बाद में 1700 साल बाद जो ये यूनिवर्सिटी बनी थी विदेश में, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है ना विदेश की, 1700 साल बाद बनी थी तक्षशिला से। ठीक फ्रेंड, और जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी का जो भी था वो गेट पे जो क्या कहते हैं चौकीदार या वॉचमैन वगैरह कहते हैं उसको, वो उस टाइम 17 भाषा जानता था, 17 भाषाओं में लोगों से बात करता था। मान लो कोई चाइना से एडमिशन लेने आया तो वो चौकीदार उससे चाइनीज़ में बात करता था, कोई इटली से आया तो इटालियन में, कोई अंग्रेजी ब्रिटिश से आया तो अंग्रेजी भाषा में। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लो उस टाइम वो चौकीदार 17 भाषा जानता था। और उस देश और उस यूनिवर्सिटी के, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अध्यापक तो क्या कुछ रहे होंगे उस टाइम, बहुत ही A1 क्वालिटी के अध्यापक रहे होंगे। जब मान लो चौकीदारी इतना महान था कि वो 17 भाषा बोलता था, तो यूनिवर्सिटी में तक्षशिला में पढ़ाने वाले टीचर तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कुछ ज्ञान होगा उनको। ठीक फ्रेंड्स, हमारे देश में देख लो इस टाइम इतना ज्ञान था, इतना नॉलेज है। और जो ये विश्व की जो टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है ना, ये तक्षशिला से लगभग 1700 साल बाद डेवलप हुई थी, विकसित हुई थी, यानी कि बनाई गई थी। और आज देख लो अपने देश का जो शिक्षा का लेवल कहाँ है, और फिर भी हमारे देश के जो ज़्यादातर लोग हैं वो फॉरेन कंट्री की तरफ ही भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पढ़ने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, मैं बात बता रहा हूँ यही कि उस टाइम हमारे देश में काफ़ी अच्छा था, लेकिन अच्छी आज भी है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देख लो आर्यभट्ट ने सबसे पहले क्या क्या बना दिया था जो आज पूरे विश्व में फेमस है, लेकिन हमारे लोग फिर भी अभी भी इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया था ना, ज्योमेट्री का अच्छा ज्ञान था, यहाँ तक हो गया था। आर्यभट्ट यहाँ थे हम। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला, जिसके फलस्वरूप ज्योमेट्री का जन्म हुआ। ठीक फ्रेंड्स, इस काल में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक सूर्य सिद्धांत है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड, इस पैरे से हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ये पुस्तक सूर्य सिद्धांत हजारों बार एग्जाम में पूछी हुई है। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखना ये सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की है, और ट्रिग्नोमेट्री का जन्म आर्यभट्ट ने किया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखेंगे खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट और ब्राह्मीर के दो महान वैज्ञानिक थे। ठीक फ्रेंड्स, खगोल शास्त्र में जो आर्यभट्ट और ब्राह्मीर नामक दो महान विद्वान थे। आर्यभट्ट 5वीं सदी के और ब्राह्मीर 6वीं सदी के थे। ठीक फ्रेंड्स, आर्यभट्ट ने बेबीलोनियाई विधि से, ठीक फ्रेंड्स, आर्यभट्ट ने बेबीलोन विधि से ग्रह स्थिति की गणना की। ठीक फ्रेंड्स, जो ग्रह की जो कंडीशन में स्थिति वगैरह है ना, कि कौन सा ग्रह कहाँ स्थित है, तो आर्यभट्ट ने ये पता लगाया था बेबीलोन विधि से ग्रह की स्थिति की गणना की। उसने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों का पता लगाया। ठीक फ्रेंड्स, देख लो आर्यभट्ट ने क्या क्या किया था। जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होता है उसका पता लगाया था आर्यभट्ट ने। उसने अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि का मान निकाला था। ठीक फ्रेंड्स, किसने? आर्यभट्ट ने। उसने अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि का मान निकाला था, जो आज भी शुद्ध माना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, जो आज भी हमारा शुद्ध माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक फ्रेंड्स, पृथ्वी की परिधि का मान निकाला था आर्यभट्ट ने, जो आज भी शुद्ध माना जाता है। उसने बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। ठीक फ्रेंड्स, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम आर्यभट्टी है। ठीक फ्रेंड्स, समझ लीजिए, हजारों बार क्वेश्चन ही बना है कि आर्यभट्टी किसने लिखी, तो आर्यभट्ट ने लिखी थी। देख लो आर्यभट्ट ने कब ये रचना की थी, जो आज भी हमारे देश के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, कि पृथ्वी के परिधि का मान निकाला था आर्यभट्ट ने, जो आज भी शुद्ध माना जाता है। अब चलते हैं ब्राह्मण के ऊपर। ब्राह्मण की सुविख्यात कृति बृहद संहिता है, हजारों बार एग्जाम में पूछी हुई है। ठीक फ्रेंड्स, सीधी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बृहद संहिता किसने लिखी? ब्राह्मण ने। ठीक फ्रेंड्स, और ब्राह्मण कौन थे? तो ये खगोलीय शास्त्र थे, ईसा की 6वीं शताब्दी की है। ठीक फ्रेंड्स, ब्राह्मण की सुविख्यात कृति बृहद संहिता जो ईसा की 6वीं शताब्दी की है। ब्राह्मण ने बताया कि चंद्र पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक फ्रेंड्स, इसने ये बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। देख लो कितना ज्ञान था उस टाइम हमारे देश में। आगे देखते हैं आयुर्विज्ञान। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं आयुर्विज्ञान पे हमारे देश में। देखते हैं प्राचीन भारत में वेदों की रचना विज्ञान एनाटॉमी का अध्ययन किया। ठीक फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में जो वेदों ने शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी का अध्ययन किया था। ठीक फ्रेंड्स, औषधि का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, जो औषधि का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन ये बन सकता है, तो याद रखना औषधि का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। लेकिन कुछ लोग इन औषधि का प्रयोग ज़्यादातर लोग
नेगेटिव वे में सोच जाते थे उस टाइम। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखो लिखा है ना, अथर्ववेद में जादू टोना वगैरह भी होता था, तो उस चीज़ पे मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि ये सब मैंने पढ़ा दिया है। ठीक फ्रेंड्स, औषधि का उल्लेख लगभग सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है, परंतु यहाँ देखिए लिखा है ना, परंतु अन्य प्राचीन समाजों की भांति बताए गए हैं कि उपचारों में जादू टोना, तंत्र मंत्र और आयुर्विज्ञान का विकास वैज्ञानिक रीति में नहीं हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, मतलब जो कुछ औषधि वगैरह का प्रयोग करते होंगे वैद्य वगैरह शरीर को ठीक करने के लिए या जख्म वगैरह भरने के लिए, लेकिन कुछ लोग इसको ये मानते थे। ठीक फ्रेंड्स, तो कुछ लोग ये मानते थे कि ये औषधि वगैरह जो भी है ये सब जादू टोना है, ये कुछ नहीं होता। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है और कई बार हजारों बार ये क्वेश्चन बना है कि जादू टोना का उल्लेख किस में है, तो अथर्ववेद में मिलता है, महामाई, जादू टोना वगैरह, तांत्रिक वगैरह का उल्लेख। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। ईसा की दूसरी सदी में भारत में आयुर्वेद के दो महान विद्वान उत्पन्न हुए। ठीक फ्रेंड्स, ईसा की दूसरी शताब्दी में भारत में दो महान विद्वान उत्पन्न हुए, सुश्रुत और चरक। ठीक फ्रेंड्स, सुश्रुत और चरक, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हजारों बार एग्जाम में ये पूछा गया है, लेकिन मैंने एक बात बताता हूँ मैं अभी। ठीक फ्रेंड्स, तो इनका दो महान जो चिकित्सक थे ये भारत में उत्पन्न हुए थे दूसरी सदी में, लेकिन थोड़ा करेक्शन मैं करवाना चाहता हूँ। लेकिन कल मेरा एक कजन है, उसने मेरी वीडियो देखी थी प्राचीन भारत की 20 नंबर चैप्टर, तो वहाँ मैंने शायद गलती से ये बोल दिया कि जो ये चरक और सुश्रुत थे ना ये कुषाण दरबार में थे, बट वो थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिए, ये कनिष्क के दरबार में थे। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन बना कि चरक और सुश्रुत किसके दरबार में थे, तो वहाँ मैंने शायद कुषाण बता दिया है, तो जल्दी जल्दी में फुलो में मुँह से निकल गया हुआ, तो ये कनिष्क के दरबार में थे, आप इसे याद कर लेना। ठीक फ्रेंड्स, हजारों बार ये क्वेश्चन यही बना है कि चरक और सुश्रुत किसके दरबार में थे, तो कनिष्क के दरबार में थे। ठीक फ्रेंड्स, तो आप इसे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये ईसा की दूसरी शताब्दी में उत्पन्न हुए थे भारत में। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने मोतियाबिंद, पथरी और कई रोगों का शल्य उपचार बताया। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए, जिसका जो पथरी वगैरह, मोतियाबिंद का जो पथरी वगैरह का इलाज आजकल जो करवाता है तो कितना ट्रीटमेंट उसे झेलना पड़ता है, कितना दर्द झेलना पड़ता है, पथरी का दर्द बहुत ही भयानक होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ईसा की दूसरी शताब्दी में हमारे इंडिया में इसका उपचार का इलाज ढूंढ लिया गया था। ठीक फ्रेंड्स, सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने मोतियाबिंद, पथरी और कई रोगों का शल्योपचार बताया है। ठीक फ्रेंड्स, उन्होंने शल्य प्रक्रिया में 121 उपकरणों का उल्लेख किया है। चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है। ठीक फ्रेंड्स, कई लोग जो BAMS वगैरह की पढ़ाई करते हैं ना, तो उसमें जो एक उनको जो भी कराया जाता है तो वो चरक संहिता का जो ये चिकित्सा शास्त्र है ना, इस पर ही अध्ययन कराया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, जो BAMS वगैरह करते हैं ना, तो उनको जो भी प्रैक्टिकल वगैरह या फिर ट्रेनिंग के दौरान जो भी कराया जाता है ना, वो इस चिकित्सा शास्त्र पर कराया जाता है, जो कि चरक संहिता का विश्वकोश है। ठीक फ्रेंड्स, और एक चरक संहिता में देखते हैं क्या क्या बताया है इसमें। ज्वर प्रेत वगैरह आता है ना, जो बोलते हैं, कुष्ठ रोग, मिर्गी और यक्षमा यानी कि दमा के अनेक भेदों का वर्णन किया है। ठीक फ्रेंड्स, मतलब इनमें इन बीमारियों का वर्णन वगैरह किया है, ज्वर का, कुष्ठ का, मिर्गी का, यक्षमा यानी कि दमा का अनेक वर्णन किया है। ठीक फ्रेंड्स, ये भेदोपदो लिखा है। ठीक फ्रेंड्स, अजीब ही वर्ड है ये, तो आप देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, देख लो उस टाइम इतनी, मतलब जो मेडिकल लाइन वगैरह है, ये चरक संहिता और ये सुश्रुत ने मतलब A1 क्वालिटी का उपचार वगैरह करते होंगे ये उस टाइम दूसरी सदी के। और एक बात मैं अगर आपको डीप में ले जाऊँ ना, अगर बाई चांस क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि हिंदुस्तान का पहला ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके ऊपर सर्जरी की गई थी, ठीक फ्रेंड्स, तो उस बंदे का नाम है, उस बच्चे का नाम था बिंदुसार। ठीक फ्रेंड्स, अगर आज के टाइम में कंपेरिजन करूँ ना, कि आज के टाइम के जो ये डॉक्टर वगैरह हैं, तो ये तो सिर्फ माल बनाने के लिए, मनी मेकिंग के लिए बैठे हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये आज के टाइम ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी तो करवा ही नहीं पाते, क्योंकि इन्हें पैसे बनाने हैं, मनी मेकिंग करनी है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये जाते ही सीधा चीर फाड़ कर देते हैं। अगर मान लो कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो नॉर्मल डिलीवरी लगभग 5-7% ही अब करवाते हैं, सब जाते ही सीधा ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे बनाने होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इससे बढ़िया तो हमारे यहाँ इंडिया में आज से 20-25 साल पहले जो गाँव में दाइयाँ वगैरह होती थी ना, वो नॉर्मल डिलीवरी करवा देती थी, MBBS डॉक्टर से बढ़िया थी वो, और नॉर्मल डिलीवरी करवा देती थी। लेकिन आज के टाइम में तो सब कुछ इतना फास्ट हो गया है। ठीक फ्रेंड्स, तो सब मनी मेकिंग के लिए बैठे हुए हैं। और जब बात बताऊं, जब बिंदुसार का जन्म हुआ था ना,
थोड़ा मैं डीप में ले जाऊंगा आपको, बिल्कुल ही डीप में। ऐसी बात बता दूंगा ना कि ना तो आपको किसी ने पहले बताई हुई होगी और ना ही आपको कहीं से आपने सुनी होगी। ठीक फ्रेंड्स, जो चाणक्य था ना, अब ठीक फ्रेंड्स, मैं किसकी बात कर रहा था? मैं चाणक्य की बात कर रहा था। तो चाणक्य था ना, वो मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को ना, चंद्रगुप्त मौर्य को ना खाने में हल्का हल्का जहर देता था। ठीक फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य को और जो रानी थी उसको भी हल्का हल्का जहर देते थे, बिल्कुल नाम मात्र। और वो ऐसा इसलिए करता था चाणक्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने पूरे भारत को एक झंडे के नीचे लाने का काम किया था। ठीक फ्रेंड्स, तो इसी बात से चाणक्य बहुत खुश थे और वो उसको खाने में हल्का हल्का जहर देते थे। और हल्का हल्का जहर इसलिए देते थे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो भी दुश्मन वगैरह थे ना, अगर वो उनको जहर देने की मारने की कोशिश करें ना, चंद्रगुप्त मौर्य को अचानक जहर दे दें और इसको मारने की कोशिश करें, तो उनके शरीर में पहले ही जहर था और इसको कोई अगर जहर दे दे, इसका कोई शत्रु, तो जहर ही जहर को मारता है। आपने पढ़ा होगा। तो वो जहर जो शरीर में ऑलरेडी हल्का हल्का पहले ही जहर था, तो कोई इसे जहर दे के मारने की कोशिश करे तो वो जहर अंदर शरीर के अंदर था और जो जहर दिया गया था तो उस जहर को जहर से मार दे। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक फ्रेंड्स, जहर दिया करते थे। कौन? आचार्य चाणक्य जी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ थी उनको भी जहर दिया करते थे हल्का हल्का, क्योंकि उनकी कोख में हिंदुस्तान का भविष्य पल रहा था, बिंदुसार। ठीक फ्रेंड्स, तो बिंदुसार उनकी कोख में पल रहा था रानी की, तो उनको भी हल्का हल्का जहर दिया करते थे। जब बिंदुसार का जन्म हुआ था ना, तो उस वक्त नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, और उस कारण का मेन कारण ये जहर ही था। ठीक फ्रेंड्स, तो जब जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी बिंदुसार की, तब राज्य के जो भी वैद्य वगैरह थे उनको बुलाया गया। तो उन्होंने उन्होंने सर्जरी करके, यानी कि शल्य चिकित्सा का प्रयोग करके, सर्जरी वगैरह करके, जो बिंदुसार का ऑपरेशन करके उसे पेट से बाहर निकाला, तब उस बिंदुसार के शरीर पर रंग की वजह से, क्या कहते हैं, जहर की वजह से नीले और काले कलर के धब्बे पड़े हुए थे, क्योंकि उनको जहर दिया जाता था और हिंदुस्तान का भविष्य को कोई खतरा ना हो, इसलिए उनको जहर दिया जाता था। क्योंकि बिंदुसार की जो माँ थी उसके पेट में हिंदुस्तान का भविष्य पल रहा था और उस भविष्य को कोई खतरा ना हो, इसलिए उनको जहर दिया जाता था। लेकिन जब उसकी सर्जरी करके बिंदुसार को पेट से निकाला गया था ना, तब उसके शरीर पर नीले और काले कलर के धब्बे थे, मतलब इसी बिंदी बिंदी सी बनी हुई थी शरीर पे, बॉडी पे निशान वगैरह थे, रंग के नहीं, जहर के। तो उसी जहर के जो निशान वगैरह थे ना उसकी बॉडी पर, उसी निशानों को देखकर इसका नाम बिंदुसार रखा गया था। ठीक फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत का पहला ऐसा कौन सा बच्चा था जिसके ऊपर सर्जरी की गई थी, तो वो बिंदुसार था। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, भारत का पहला ऐसा बच्चा था जिसके ऊपर सर्जरी की गई थी और वो बिंदुसार था। और जब वो अपनी माँ के पेट से निकला था, सर्जरी करके निकाला गया था वैद्यों ने, तो उसके शरीर पर जहर के काले काले नीले नीले के धब्बे थे, 2-3 धब्बों के वजह से उसका नाम बिंदुसार पड़ा था। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे, मैं थोड़ा ज़्यादा ही आपको डिटेल में ले गया हूँ। ठीक फ्रेंड्स, ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ना कहीं आपने पढ़ी होगी, ना कहीं सुनी होगी। चाणक्य जी जहर दिया करते थे हल्का हल्का, और वो इसी वजह से दिया करते थे क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला शासक था जिसने पूरे भारत को एक झंडे के नीचे लाने का काम किया हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, और वो इस बात से बहुत प्रसन्न थे, तो इसी वजह से उनको हल्का हल्का जहर देते थे खाने पीने में, ताकि चंद्रगुप्त मौर्य का कोई शत्रु इनको जहर देने के मारने की कोशिश करे, तो वो जहर जब शरीर के अंदर जाए, तो जहर ऑलरेडी पहले ही शरीर के अंदर था, तो वो जहर को मार दे। ठीक फ्रेंड्स, और उसकी वाइफ को भी जहर देते थे। चंद्रगुप्त मौर्य की जो वाइफ थी उनको भी जहर दिया जाता था हल्का हल्का, और उनको इसलिए जहर दिया जाता था क्योंकि हिंदुस्तान का भविष्य उनकी कोख में पल रहा था। तो आई होप समझ गए होगे आप। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया था ना हमारा। ये बात देख लो, आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी और ना ही किसी ने बताई होगी। ठीक फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन ये बाई चांस बन जाए कि भारत का पहला ऐसा कौन सा बच्चा था जिसके ऊपर सर्जरी की गई थी, तो वो था बिंदुसार, क्योंकि इसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी। तब वैद्य जी आए थे, जो भी उस टाइम के जो वैद्य वगैरह थे, तो उन्होंने सर्जरी वगैरह की थी, तब इसको बाहर निकाला था और इसके शरीर पर जहर के रंग के धब्बे हुए थे और इन धब्बों के कारण इसका नाम बिंदुसार पड़ा था। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे।
अब देखेंगे भूगोल को। ठीक फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि पहले बताया कि भारत ने ना तो साइंस में कोई प्रगति वगैरह की थी और ना ही भूगोल में, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, भारत, यहाँ से देखिए, भारत भारत से बाहर दुनिया का भौगोलिक ज्ञान अल्प ही था। ठीक फ्रेंड्स, भारत से बाहर दुनिया का भौगोलिक ज्ञान अल्प ही था। जैसा कि मैंने बताया, भौगोलिक वगैरह की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, परंतु देश के विभिन्न प्रदेशों की नदियाँ, पर्वतों और तीर्थस्थलों का विशद वर्णन रामायण, महाभारत और पुराणों में मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, जो हमारे देश की नदियाँ वगैरह हैं, पहाड़ वगैरह हैं, इनका वर्णन ज़्यादातर रामायण, महाभारत और पुराणों में मिलता है। बाकी इसके बाद जो बाहरी दुनिया का जो भी भौगोलिक ज्ञान था वो हमारे देश में अल्प ही था। ठीक फ्रेंड्स, अल्प माने बहुत ही कम। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। प्राचीन कला और साहित्य देखेंगे। प्राचीन भारत में राजमिस्त्री शिल्पी सुंदरी सुंदरी कलाएं बनाते थे। ठीक फ्रेंड्स, जो प्राचीन भारत के जो राजमिस्त्री वगैरह थे ना, कारीगर वगैरह थे, वो सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाते थे। आगे चलते हैं। जो ये सुंदर कलाएं वगैरह बनाते थे ना, ये बात आज भी रहस्य है। ठीक फ्रेंड, यह बात आज भी रहस्य बना हुआ है कि शिल्पकारों ने स्तंभों और मृत भांडों पर कैसे इस तरह की पॉलिश की। ठीक फ्रेंड्स, जो ये पॉलिश वगैरह थे, अभी मैंने पीछे पढ़ाया ना कि जो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं वगैरह हैं, उन पर जो पॉलिश वगैरह, रंग वगैरह चढ़ाए गए होंगे, वो आज भी ज्यों के त्यों लगते हैं, एकदम A1 क्वालिटी के। तो ये बात आज भी रहस्य बनी हुई है कि शिल्पकारों ने स्तंभों और मृत भांडों पर कैसे इस तरह की पॉलिश की थी, जो भी रंग वगैरह या पॉलिश वगैरह की थी, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गुप्तकालीन सिंह। ठीक फ्रेंड्स, गुप्तकालीन सिंह की मूर्ति, जो गुप्तकालीन शेर की मूर्ति है, सिंह की मूर्ति वाले शीर्ष स्तंभ को भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हजारों बार एग्जाम में बना है कि भारत का राष्ट्रीय स्तंभ कौन सा है। तो वो जो शेर है ना, जो मौर्य कालीन से संबंधित है, वो 4 शेर हैं, तो वो भारत का राष्ट्रीय स्तंभ माना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, इसे भारत ने स्वीकार किया था। तो ये थी हमारी वीडियो आज की, चैप्टर नंबर 33। ठीक फ्रेंड्स, तो आज ये हमारी बुक कंप्लीट हो गई है, और जो हमारी आधुनिक भारत की जो बुक चल रही है, तो उसका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो आप देख लीजिए, आप आने वाले टाइम में 1-2 दिन में चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा उसका। तो ये हमारी प्राचीन भारत की बुक जो कंप्लीट हो गई है। ठीक फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत मैंने सबसे पहले करा दिया था। आज हमारी ये बुक भी प्राचीन भारत की कंप्लीट हो गई है, रामशरण शर्मा की बुक से। अब रह गई है हमारी मध्य आधुनिक भारत का इतिहास, चैप्टर नंबर, उसमें 13 चैप्टर हैं, एक ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, लेकिन 12 चैप्टर रह गए हैं। तो 12 चैप्टर भी इस महीने में लगभग एंड तक हो ही जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, और फिर बाद हमारे पास बचेगा मई का पूरा महीना, तो और उसमें हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे, लगभग 3000 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा एकदम, इन तीनों बुक का निचोड़। ठीक फ्रेंड्स, इन तीनों बुक का निचोड़ प्रोवाइड करवाऊंगा ऑप्शन टाइप में। ठीक फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। ठीक फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।